अमेरिका के साथ ये कैसी डील को मजबूर हुआ जापान, इस्तीफा देने की तैयारी में पीएम। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत चीन के बीच तेजी से मिट रही दूरियां। 5 साल बाद चीनी नागरिकों के लिए दरवाजे खोल रहा हिंदुस्तान। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ तबाह हो चुके इस यूक्रेनी शहर में छिपा है कैसा खजाना। रूस ने जीतने के लिए उतारे 1 लाख सैनिक। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में सीज फायर की सभी कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही है। बुधवार को दोनों देश के बीच लगभग 7 सप्ताह के बाद सीधी बातचीत की संभावना है, जिसके लिए दोनों देशों के अधिकारी तुर्की जा रहे हैं। हालांकि संघर्ष विराम की शर्तों पर किसी भी पक्ष की सहमति मिलना बेहद मुश्किल है। रूस ने खुद कहा है कि यह एक कठिन कार्य होने वाला है। इन सब के बीच रूस ने इन दिनों यूक्रेन के एक शहर को जीतने के लिए पूरी जी जान लगा दी है। पोक्रोवस्क नाम के इस शहर पर कब्जा करने के लिए रूस कड़ी मेहनत कर रहा है। कुछ जानकारी के मुताबिक रूस पोक्रोवस्क के दक्षिणी और पूर्वी इलाके के कई गांवों पर कब्जा कर चुका है और फिलहाल रूसी सैनिक इस शहर पर किसी भी हाल में नियंत्रण चाहते हैं। यूक्रेन का कहना है कि 1 लाख से ज्यादा सैनिक इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। रूसी इस शहर को क्रास्नो आर्मिस्क नाम से पुकारते हैं। पोक्रोवस्क यूक्रेन के पूर्वी डेनोस्क स्थित एक छोटा सा है लेकिन महत्वपूर्ण शहर है। यह इस इलाके में रोड और रेलवे का हब है। रूस के मुताबिक उसके सैनिकों ने यूक्रेन के पूर्वी डेनोस्क क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है और इस क्षेत्र में 70% से ज्यादा जमीन पर उनका नियंत्रण है। वहीं यूक्रेन ने इन दावों को खारिज कर दिया है। वहीं यूक्रेन भी रूस के इरादों से वाकिफ है। यूक्रेन के शीर्ष सैन्य कमांडर ने शुक्रवार को कहा है कि उनकी सेनाएं डटी हुई है। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि रूस ने उनकी सेना पर ग्लाइड बम और ड्रोन से लगातार हमला किया है। अधिकारियों के मुताबिक पोक्रोवस्क क्षेत्र में रूस के 1,11,000 सैनिक मौजूद हैं। इस बीच पोक्रोवस्क जंग में पूरी तरह तबाह हो चुका है। यहाँ बिजली, गैस, हीटिंग या पानी की कोई व्यवस्था नहीं बची। बीते दिनों रॉयटर्स द्वारा जारी एक फुटेज में बुरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों और मलबे से फटी सुनसान सड़कें दिखाई दे रही है। वहीं चारों तरफ गोलियों और धमाकों की आवाजें भी सुनाई दे रही है। युद्ध शुरू होने से पहले इसकी आबादी करीब 60,000 थी, जिनमें से अधिकतर लोग अब तक पलायन कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक अब यहाँ महज 1500 लोग बचे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश चीन के साथ भारत के संबंध अब तेजी से बेहतर हो रहे हैं, जो 2020 में गलवान घाटी में सैन्य झड़प के बाद से खराब हो गए थे। तब से दोनों देशों के बीच तानातानी चल रही थी। अब दोनों देशों की तरफ से राजनयिक कोशिशों के बाद रिश्तों में जमी बर्फ तेजी से पिघल रही है। यही वजह है कि 5 साल बाद भारत ने चीनी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा फिर से शुरू करने का फैसला किया है। भारत 24 जुलाई यानी एक दिन बाद गुरुवार से चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना शुरू कर देगा। यह कदम द्विपक्षीय संबंधों में एक सतर्क नरमी का संकेत है। चीन स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो पर यह अपडेट साझा किया है। इसके साथ ही दूतावास ने वीजा आवेदन की प्रक्रिया भी साझा की है। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में दोनों ही देशों ने सीधा उड़ानें फिर से शुरू करने, वीजा जारी करने की प्रक्रिया फिर से शुरू करने और भारतीय तीर्थ यात्रियों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की अनुमति देने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति जताई थी। इन कदमों को भारत चीन संबंधों में एक नई नरमी और गर्मजोशी का संकेत माना जा रहा है। भारतीय दूतावास द्वारा जारी पोस्ट में कहा गया कि 24 जुलाई 2025 से चीनी नागरिक भारत आने के लिए पर्यटक वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें पहले वेब लिंक पर ऑनलाइन वीजा आवेदन पत्र भरना होगा, फिर उसका प्रिंट आउट लेना होगा और फिर वेब लिंक पर ही अपॉइंटमेंट लेना होगा। इसके बाद भारतीय वीजा आवेदन केंद्र पर ही प्रिंट आउट लिए गए आवेदन को जमा करना होगा। वीजा आवेदन के साथ पासपोर्ट और अन्य संबंधित दस्तावेज भी लगाने होंगे। यह घोषणा भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री के बीजिंग की 2 दिवसीय यात्रा के बाद हुई। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह यात्रा पिछले साल अक्टूबर में कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक के दौरान बड़ी सहमति के बाद हुई। इस यात्रा के दौरान
मिस्री और चीनी उप विदेश मंत्री सुन बेइदोंग ने द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा की और संबंधों को स्थिर और बेहतर बनाने के लिए कई जन केंद्रित पहलों पर सहमति व्यक्त की थी। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ हुए एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते ने जापान की सियासत में भूचाल ला दिया है। इस समझौते के तुरंत बाद जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के इस्तीफे की खबरें सुर्खियों में है। इशिबा ने अपने करीबी सहयोगियों को यह संकेत दिया है कि वह जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। पीएम इशिबा ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ हुए टैरिफ समझौते का गहन अध्ययन करने के बाद इस्तीफा देने के संबंध में फैसला लेंगे। पिछले सप्ताह के अंत में हुए चुनाव में इशिबा की सत्तारूढ़ पार्टी को ऐतिहासिक हार मिलने के बाद उन पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ गया है। उसके दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और सहयोगी दल कोमिटो ने रविवार को 248 सदस्यीय उच्च सदन में बहुमत खो दिया है। इशिबा ने सोमवार को घोषणा की कि वह अमेरिका के साथ टैरिफ वार्ता समेत विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए पद पर बने रहेंगे। अमेरिका के साथ टैरिफ समझौते के बाद उनके संभावित इस्तीफे का रास्ता साफ हो गया है। जापानी मीडिया ने कहा है कि वह अगस्त में पद छोड़ने के बारे में घोषणा कर सकते हैं। आपको बता दें कि ट्रंप द्वारा भारी टैरिफ लगाए जाने की धमकियों के चलते जापान को अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते के लिए मजबूर होना पड़ा। 23 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक इवेंट के दौरान जापान के साथ अब तक के सबसे बड़े व्यापार समझौते की घोषणा की। इस डील के तहत जापान अमेरिका में 550 अरब डॉलर का निवेश करेगा और बदले में 15% रेसिप्रोकल यानी जवाबी टैरिफ चुकाएगा। ट्रंप ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा व्यापार समझौता करार देते हुए दावा किया है कि इससे लाखों नौकरियां पैदा होंगी और इसका 90% मुनाफा अमेरिका को मिलेगा। इस समझौते से अमेरिका को जापानी बाजारों में कार, ट्रक, चावल और अन्य कृषि उत्पादों के लिए बेहतर पहुंच मिलेगी। आपको बता दें कि जापान ने लंबे समय से चली आ रही अमेरिकी मांग को मानते हुए 15% जवाबी टैरिफ लागू करने पर सहमति जताई है। ट्रंप ने इस डील को अपनी व्यक्तिगत पहल का परिणाम बताया है और कहा है कि यह उसके निर्देशों पर हुआ है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने भी इस समझौते का स्वागत किया, लेकिन इसके तुरंत बाद उनकी अपनी सियासी जमीन खिसकती नजर आई। कुछ विशेषज्ञों की माने तो यह डील ट्रंप की टैरिफ नीति के दबाव में हुई, क्योंकि ट्रंप ने पहली चेतावनी दी थी कि अगर 1 अगस्त 2025 तक समझौता नहीं हुआ तो जापानी सामानों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। इस दबाव के कारण जापान ने समय रहते समझौता किया ताकि भारी टैरिफ से बचा जा सके। हालांकि जापान के प्रधानमंत्री इशिबा ने कहा है कि वो इस डील को पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह समझौता कुछ हद तक दबाव में हुआ। चुनाव में जैपनीज फर्स्ट संसेतो जैसी अति दक्षिण पंथी पार्टी ने अप्रत्याशित रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। इस पार्टी में इमिग्रेशन पर अंकुश, टैक्स में कटौती और बढ़ती कीमतों से जूझ रहे परिवारों को राहत देने के वादे किए थे, जिसके चलते इसने उच्च सदन में अपनी सीटें 1 से बढ़ाकर 14 कर ली। इसने इशिबा में गठबंधन को कड़ी टक्कर दी। हालांकि उच्च सदन के पास अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार नहीं है, इसलिए हार के बावजूद तत्काल सरकार में बदलाव की संभावना नहीं है। फिर भी इशिबा पर उनकी अपनी पार्टी के अति रूढ़िवादी धड़े से इस्तीफा देने पर दबाव बढ़ रहा है। विपक्ष के बिखरे होने के कारण सत्तारूढ़ गठबंधन को तत्काल उखाड़ फेंकना मुश्किल है, लेकिन इशिबा की स्थिति कमजोर हो रही है। इशिबा ने सितंबर 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के इस्तीफे के बाद पद संभाला था। किशिदा को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण इस्तीफा देना पड़ा था। इशिबा, जो रक्षा नीति के विशेषज्ञ और ताइवान के समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने देश को आर्थिक और भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए नेतृत्व प्रदान करने की कोशिश की, लेकिन चुनावी हार और व्यापार समझौते के बाद पैदा हुए दबाव ने उनकी स्थिति को मुश्किल में डाल दिया। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इशिबा का संभावित इस्तीफा जापान में राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ा सकता है, जैसा कि 2000 के दशक में देखा गया था। इशिबा के इस्तीफे की स्थिति में नया नेतृत्व चुनने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जो जापान की नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर असर डाल सकता है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।